हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है पूरे तरीके से घटना चक्र से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने उन्हीं को रखा है। और पूरी बायोलॉजी का जो है घटना चक्र में पूरा बायो से यहाँ पर छांट के लाया गया है क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो पूरा लेक्चर देखिए। बीच में छोड़ के जाने का मतलब है कि आपका ही घाटा होगा, हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और हमारा कोई घाटा भी नहीं होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपको देखना चाहिए पूरे तरीके से लेक्चर। और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, इसलिए अब एकदम जुनून के साथ जोश के साथ लग जाइए। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। किसी भी समय महत्वपूर्ण क्विज आपको दिए जा सकते हैं उस पर। और आप कम से कम 60 से 70 दिन 80 दिन पीछे जाकर क्विज वहाँ पर सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर करिए। 80-90 दिन 3 महीने तक 2 महीने तक क्विज जाकर पीछे से करते चले आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं यहाँ पर डाइजेशन और एक्सक्रीशन के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन शुरू में कहाँ से शुरू होता है, शुरुआत पाचन की कहाँ से होती है। तो पाचन जो कि मुंह से ही आपके शुरू होता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। अभी हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ पर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है फूड जो है कि सबसे ज़्यादा पचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पचता है। ओके, और उसके बाद बड़ी आंत का नंबर आता है तो उसको देखेंगे। द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सलाइवा जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करती है। स्टार्च। सलाइवा जो लार होती, लार इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बता दें, अगर आपके पास समय हो, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हों, अगर आप चाहते हो बायोलॉजी पढ़ना तो कम से कम 15 लेक्चर हुए हैं, 20 मिनट के लेक्चर है, पूरा जाकर देख लीजिए। बायो के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी हमारी। पूरा देख लीजिए। तब यहाँ पर यही चीज़ें सब बताई जा रही हैं कि सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ओके, तो सलाइवा में आपके मुंह के लार में ही पाया जाता है क्या, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो शुरुआत कर देते हैं पाचन की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी है। किडनी आपके दोनों साइड पीछे साइड लगी रहती हैं किडनी यहाँ पर, है ना। फिल्टर का काम करती हैं, फिल्टर। ओके, तो किडनी क्या करती हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड रेगुलेट करती हैं। ओके, शुगर लेवल का रेगुलेशन नहीं करती हैं। पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है वो। ओके, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसके शरीर में, उसको हो जाता है डायबिटीज़ मतलब होते हैं शुगर हो जाती है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल नहीं करता है। फिल्टर आउट यूरिया को फिल्टर करता है। और सिक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। ओके, तो ये 3 फंक्शन है। और भी फंक्शन है इंसुलिन के। इंसुलिन जो है कि द मेन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन्स। पैंक्रियास क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं पैंक्रियास को, हमको पित्ताशय नहीं, इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो पैंक्रियास जो होती है, पैंक्रियास याद रखिएगा, मेन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन भी है, प्रोटीन भी है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इंसुलिन क्या है, हार्मोन भी है, प्रोटीन भी है। ओके, और दूसरा, द पैंक्रियास प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड, व्हाइल अदर 3 आर नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनीज। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन, जब स्टोन हो जाता है कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पथरी हो गई है, पथरी। बहुत दर्द होता है, हमने देखा है लोगों का दर्द। अभी जल्दी एक हमारे दोस्त थे, उनके हो गई थी और उसका मेन रीज़न था कि वो पानी ऐसा पीते थे और पानी की वजह से उनको हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। तो मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी और कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की किडनी बनी होती है। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस होता है, किडनी को साफ़ किया जाता है, डायलिसिस होती है। किडनी जिनकी ख़राब हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। आपने चाय तो छाना ही होगा, आप देखे होंगे, किडनी का काम है छानना। तो चाय वगैरह छाने होंगे तो देखते हैं कि पूरा जाम हो जाता है। उसी प्रकार से किडनी वगैरह की भी समस्याएं होती हैं, किडनी फिल्टर का ही कार्य करती है। डायलिसिस इज़ रिलेटेड टू किडनी के लिए डायलिसिस होता है। वेयर इज़ यूरिया सेपरेटेड फ्राम ब्लड, किडनी में यूरिया सेपरेट होती है ब्लड से। यूरिया का केमिकल फार्मूला है NH2CONH2। और यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, उससे आपका ही फायदा होगा। हाँ, एंजाइम्स आर बेसिकली
एंजाइम्स अभी हमने बताया कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है। इंसुलिन हार्मोन भी है, प्रोटीन भी है, ओके। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक कौन होते हैं, जैसे आप फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, तो उत्प्रेरक का काम करती है सनलाइट। आप खाना बनाते हैं, आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। आप फ्लेम जलाते हैं, जब आग आप जलाते हैं तो वो जो उत्प्रेरक है, ओके, ठीक है। तो यही है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है, इनको प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन भी है, एंजाइम्स आर प्रोटीन आल्सो, ओके। तो एंजाइम प्रोटीन भी हैं और बायो कैटलिस्ट भी हैं, जैव उत्प्रेरक भी है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एंजाइम्स आर प्रोटीन, झारखंड पीसीएस वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हमने कोरल रीफ के बारे में आपको बताया था, प्रवाल भित्ति के बारे में हमने बताया था कि कोरल रीफ क्या होते हैं। कोरल एक्चुअली में एनिमल होते हैं। कोरल क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोरल एनिमल होते हैं और जूज़ैंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। जूज़ैंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी यानी प्लांट होता है। और प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और एनिमल जो होता है, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना। तो इसीलिए कोरल जमीन कह रहे हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। कोरल और कोरल रीफ वगैरह पानी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये देखिए एनिमल है और यहाँ प्लांट है, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सहभोजिता होती है। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको मिल जाती है, और मतलब प्लांट जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है उसको मिल जाएगी, एनिमल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको मिल जाती है, ओके। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फिर हम लोग सांस लेते हैं, ओके, ठीक है। और कोरल जो होते हैं, कोरल को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, यूपीएससी ने माना है कि जो कोरल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें लिखा था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जो स्थल पे पाए जाते हैं वो जो होते हैं, और कोरल रीफ जो होते हैं, दोनों में बराबर टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उसने जब ऑप्शन दिया था तो दोनों को सही माना था, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फोटोसिंथेसिस कुछ इस प्रकार से, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पौधे जाइलम से लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जाइलम से लेते हैं। पहले पूछता था पीसीएस, अब नहीं पूछता है और कभी कभी पूछ भी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिए, H2A लिए, अब यहाँ H2O लिए, जल लिए, और यहाँ पर लाइट प्रकाश से फोटोसिंथेसिस हो गया। C6H12O6 ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन निकला और फिर जल भी, ओके। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, ओके। यूपीएससी ने भी यहाँ पे परेशान करने का प्रयास किया था। ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, मतलब कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बाद, वो आती कहाँ से, तो वाटर से आती है। वाटर नीचे से जब जल लेते हैं जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा पौधे जो होते हैं फूड को सभी भागों में पौधे के पहुँचाते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, ओके, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर से आती है, वाटर से आती है, CO2 से ना मार दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, CO2 से ना मार दीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। देखिए प्लांट जो होते हैं किस प्रकार की लाइट को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्लू और रेड को याद रखिएगा, रेड में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस होती है और ब्लू में फिर होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक लिमिट होती है, प्रकाश की भी एक लिमिट होती है। अगर ज़्यादा प्रकाश मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसे इस प्रकार से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद ऐसे स्लो हो जाता है ना। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जब गर्मी का मौसम होता है तो पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, पौधों की, देखा होगा आपने। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल लाइट कैन ब्रिंग फोटोसिंथेसिस। आर्टिफिशियल लाइट, आपके घर के पास बल्ब जल रहा है, एक पेड़ सामने है, तो वहाँ से भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। यानी आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उससे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। लाइट एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन डाला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस जो है कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। यूपीएससी इस प्रकार का स्टेटमेंट रखा, फोटोसिंथेसिस फ्री एनर्जी जो होती है, जो स्वतंत्र रूप से घूम रही है, वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और स्टोर कर ली जाती है, ओके, ठीक है। चलिए ये है। अब आगे
हाँ, एप्पल है स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो आपके घर में बुजुर्ग लोग होंगे, आपके माता पिता हों, तो और आप लोग भी प्रयास किया करिए कि एप्पल वगैरह खाते रहा करिए, उससे पोटेशियम मिलता है, आपका हार्ट वगैरह सही रहता है, बहुत सही तरीके से फंक्शन करता है, इसलिए पोटेशियम बहुत आवश्यक है। तो एप्पल वगैरह खाने से पोटेशियम प्राप्त होता है, पोटेशियम उसमें होता है। और भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन एप्पल जो है सबसे रिच सोर्स है पोटेशियम का। ओके, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, देखिए विटामिन वगैरह से रिलेटेड अभी हमने रखा है कुछ चीज़ें, उसको हम बताएंगे, लेकिन देख लीजिए इसको। विटामिन से एक बार यूपीपीसीएस ने 3 क्वेश्चन पूछा, घुमा के 3 क्वेश्चन पूछा, 2 में स्टेटमेंट रखा, एक सीधे पूछा। जिस प्रकार से दिवस का लेक्चर हुआ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। 12 के बाद हम स्क्रीनशॉट सबका भेजेंगे आपको, इसी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर दिखाएंगे कि देखिए पूछा गया क्वेश्चन। तो विटामिन को देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, एक दिवस वाला देख लीजिए। दूसरा चीज़ है कि आप देख लीजिए राजधानियों को देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो सबके सही हो रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए जो सबके सही हो रहे हों, है ना। गलत वो होने चाहिए जहाँ पर सबका सस्पेंस हो, वही 1-2 क्वेश्चन आपको कट ऑफ से ऊपर लेके चले जाते हैं। नहीं तो वापस जब आते हैं घर पे आप काउंट करते हैं ना, तो 35 से 40 बैक साइड से काउंट किया करिए, 35 से 40, 45 जब गलत होता है तो सीधे आप बाहर हो जाते हैं मैदान से। तो ये सब ध्यान रखिएगा। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे ऑरेंज, यहाँ पर लिखा गया कि ऑरेंज, इन ऑप्शंस में ऑरेंज में सर्वाधिक पाई जाती है। विच विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड, मतलब घाव वगैरह लग जाती है तो कौन सी विटामिन जो हील करती है जल्दी, तो विटामिन सी ही है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, ठीक है। विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करती है आयरन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। और सी करती है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। डी क्या करती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। डी क्या होती है, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सहायता करती है। और सी से आयरन, डी मैग्नीशियम कैल्शियम, डी मैग्नीशियम कैल्शियम, सी आयरन, याद रखिएगा। और आपको पता होगा WBC वाइट ब्लड कार्पस्कल्स बोले जाते हैं। WBC यानी W यानी वाटर, B से हो जाता है आपका विटामिन B, और C से C यानी वाटर में सोल्यूबल विटामिन होती हैं B और C, और फैट में सोल्यूबल होती हैं ADEK, यानी जो बची वाली हैं वो ADEK फैट में सोल्यूबल होती हैं, फैट में घुलनशील होती हैं। B और C यानी WBC जो होती है वाटर में घुलनशील होती हैं विटामिन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोआगुलेशन, मतलब कि ब्लड जो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, तो विटामिन के है, इसको बोलते हैं एंटी हीमोरैजिक फैक्टर, एंटी हीमोरैजिक फैक्टर, मतलब विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है कि आपके रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ब्लड में कहीं हल्का सा भी चोट लगती है तो ब्लड निकलता ही रहता है ना। तो इसके लिए एल्युमिनियम वगैरह के कुछ होता है मटेरियल बनाया जाता है जो बहुत अच्छे तरीके से इसको बंद कर देता है। तो विटामिन के है, याद रखिएगा। और ई की बात करेंगे तो फर्टिलिटी कम हो जाती है ई की कमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के अभी हमने बताया एंटी हीमोरैजिक फैक्टर भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो आंत के बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज की जाती है विटामिन B12 और के, अभी के अभी याद रख लीजिए, B12 और के आंत के बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, B12 और के आंत के बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है। ओके, और WBC हमने बताया, WBC वाटर में जो सोल्यूबल होती हैं विटामिन, वो शरीर में रुकती नहीं है, वाटर के साथ यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जब तक रहती हैं तब तक अपना प्रभाव बनाए रखती हैं।
ओके। लेकिन ADE जब फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं तो फैट में तो शरीर में रुकी ही रहेंगी ना, फैट में शरीर में रुकी ही रहेंगी। जैसे आप लोग बैठे ही रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो फैट शरीर में बनेगा तो ADE जमेगा। ओके, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ पर देखिए विटामिन से कुछ चीज़ें हैं। B3 को पिलाग्रा नियासिन विटामिन PP भी कहा जाता है। B3 को विटामिन B3 को पिलाग्रा नियासिन विटामिन PP भी कहा जाता है। याद रखिएगा, B3 को पिलाग्रा नियासिन विटामिन PP भी कहा जाता है। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विटामिन A की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जैसे कि उसको रतौंधी बोलते हैं। ओके। विटामिन B3 की पिलाग्रा नियासिन विटामिन PP भी कहा जाता है। विटामिन D की वजह से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। विटामिन D की वजह से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमाइलिशिया होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिशिया विटामिन D से संबंधित है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। B3 पिलाग्रा नियासिन और विटामिन PP कही जाती है। A को नाइट ब्लाइंडनेस, फोलिक एसिड से एनीमिया हो जाता है कमी से। विटामिन D, रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिशिया। ओके, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस, ये याद रखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। रॉयल हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है और कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी गई, जैसे देखिए यहाँ पर सुमेलित करने के लिए IAS ने 2014 में पूछा। विटामिन सी की स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। ओके। और ई की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस थोड़े होती है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है। ई की वजह से हमने बताया कि नॉन फर्टिलिटी स्टेराइल हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी कम हो जाती है। के की वजह से बात करें तो एंटी हीमोहार्जिक फैक्टर जो है के की वजह से होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। IAS ने पूछा। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पीसेस में मिल सकते हैं और मिलेंगे। अब यहाँ पर काउ मिल्क इज येलोविश वाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। काउ मिल्क, गाय का दूध थोड़ा सा पीला होता है कलर में, क्यों होता है भैया? कैरोटीन टुगेदर विथ केसिन। कैरोटीन होता है और केसिन, कैरोटीन और केसिन दोनों जब एक साथ रहते हैं, कैरोटीन प्लस केसिन जब एक साथ होते हैं, केसिन CASEIN, कैरोटीन केसिन जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है कि काऊ का मिल्क जो हो जाता है थोड़ा सा येलो कलर का हो जाता है, थोड़ा सा पीलापन उसमें हो जाता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके जो नाखून हैं, बाल हैं, उसमें केराटिन होता है ना। इसलिए जो है कि जब नाखून आप काटते हैं तो कितना तेज़ चिल्लाते हैं ना, कि कितना तेज़ दर्द होता है ना। दर्द तो होता होगा नाखून काटते हुए, बाल कट होते हैं तो बहुत तेज चिल्लाते हैं बच्चे खास करके। वाइट मिल्क जो होता है केसिन की वजह से, केसिन के सिर्फ केसिन होगा तो वाइट होता है मिल्क, सिर्फ केसिन। लेकिन कैरोटीन और केसिन दोनों मिल जाते हैं तो येलो कलर होता है दूध का, थोड़ा सा पीलापन हो जाता है। वाइट कलर केसिन की वजह से, येलो कलर कैरोटीन प्लस केसिन, येलो कैरोटीन प्लस केसिन। दूध जब भी दिमाग में आता है तो दूध की बात होती है तो सफ़ेद होता है, लेकिन जब थोड़ा सा पीलापन की बात हो रही है तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। एक्स्ट्रा मतलब कि केसिन के अलावा कैरोटीन भी आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, और व्हाइट रिवॉल्यूशन भारत में कब शुरू हुई थी कमेंट कर दीजिएगा। वर्गीस कुरियन इससे संबंधित है। अब यहाँ पर यही चीज़ें, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है, आयरन हीमोग्लोबिन में। और क्लोरोफिल, पौधे की पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम होता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। याद रखिए, क्लोरोफिल की जब भी बात हो मैग्नीशियम यानी CM साहब, तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में आपके होता है वो आयरन होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट होता है। और ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। बेहतर तरीके से लेक्चर देखिए, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। कुछ चीज़ें अगर मिलें एक्स्ट्रा तो उसको नोट कर लीजिए। कल हमारा प्रयास है कि हम फिजिक्स को भी कंप्लीट कर दें और केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर दें। ओके, जितना अगर समय मिल जाता है तो हम ज़रूर करेंगे। चलिए, विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ब्रास में कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है ना, कॉपर और जिंक ही होता है। व्हाट वुड हैपन इफ़ द पैंक्रियाज इज डिफेक्टिव? पैंक्रियाज के बारे में बात किए हैं। इंसुलिन होता है जो हार्मोन भी है। ओके, इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर नॉट फॉर्म्ड। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं पाए जाएंगे। क्यों भैया? इंसुलिन नहीं हो निकलेगा तो द पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड।
मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब कि पैंक्रियाज जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। अभी के अभी याद रखिए, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ओके, विच सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगारहैंस सेक्रेट इंसुलिन। बीटा सेल जो है, बीटा सेल के आइलेट ऑफ लैंगारहैंस से निकलती है इंसुलिन। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। ओके, तो वही बात यहाँ पर बोली जाती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं पाए जाएंगे अगर पैंक्रियास डिफेक्टिव होगी तो। ठीक है, इंसुलिन जो कि प्रोटीन है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है भैया? जस्ता है, जिंक है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। विटामिन सी बताएं आयरन, डी में बताएं कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, और मैग्नीशियम कहाँ और पाया जाता है? अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में। सीएम साहब ओके ओके। हीमोग्लोबिन में आयरन, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं, लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। द पर्सन विथ डायबिटीज़ इंसिपिडस फील्स थ्रस्टी। और डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर होता है किसी व्यक्ति में तो हमेशा प्यास उसको लगती है, हमेशा प्यासा फील करता है डायबिटिक इंसिपिडस में। ओके, और कारण दिया गया कि अ पर्सन विथ डायबिटीज इंसिपिडस सफ़र फ्रॉम एक्सेस सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। यहाँ पर पहला कथन लिखा गया कि द पर्सन विथ डायबिटिक इंसिपिडस फील्स थ्रस्टी, बहुत प्यासा फील करता है, जिसके अंदर डायबिटिक इंसिपिडस होता है। ओके, और इसकी वजह से कारण दिए गए हैं कि क्योंकि वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन बहुत कम हो जाता है, लेकिन गलत है। वैसोप्रेसिन एक्सेस, आप यहाँ पर एक्सेस की बात किए गए हैं, एक्सेस की बात यहीं पर कहता है कि वैसोप्रेसिन का जो सेक्रेशन होता है, वैसोप्रेसिन एडीएच जो है, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है, उसका सेक्रेशन जो होता है कम हो जाता है। अगर बोल दे कि कम हो जाता है तब कथन और कारण, मतलब कारण उसकी व्याख्या करने लगता है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि एडीएच जो एक्सेस है ना, इसलिए यह गलत हो जाता है, यानी पहला ही सिर्फ सही है। ठीक है, ठीक है। देखिए, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, इज अ रेयर कंडीशन वेयर वन प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन एंड ऑफन फील थ्रस्टी। इट इज कस्ड बाय द प्रॉब्लम्स विद हार्मोन कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ठीक है, एडीएच की वजह से, आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन इन द बॉडी। ADH plays a key role in regulating amount of urine in the body. ADH प्ले करता है ना। इन डायबिटिक इंसिपिडस द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADH का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, टू मच वाटर पास फ्रॉम द बॉडी, बहुत ज़्यादा पानी शरीर से निकल जाता है, बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार जाना पड़ता है, इसलिए ये समस्या होती है। लैक ऑफ ADH की वजह से, एक्सेस ऑफ ADH की वजह से नहीं, लैक ऑफ ADH की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है और हमेशा थ्रस्टी फील करता है। और यही चीज़ कब होती है, अगला क्वेश्चन IAS 2002 में पूछा गया कि ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। विस्की, दारू, शराब जब भी कोई व्यक्ति पीता है तो क्या होता है कि उसको यूरिन मतलब बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ADH जो होता है उसका लैक हो जाता है, कमी हो जाती है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन जो है बहुत कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, एल्कोहल इंटेक स्पीड अप द सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन इन द बॉडी। स्पीड अप नहीं करता है, कम कर देता है एल्कोहल वगैरह। ठीक है, तो कथन सिर्फ सही है, कारण सही है नहीं है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए। द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, इंसुलिन कहाँ, अभी तो बता रहे हैं पैंक्रिया में। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन जो है इंसुलिन नहीं है। साइटोकाइनिन, इथाइलिन, गिबरेलिन्स, ये प्लांट हार्मोन है। 5 ही प्लांट हार्मोन हैं, 5 ही हैं। ये देखिए, एप्साइसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, गिबरेलिन। याद कर लीजिए, एप्साइसिक, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, एप्साइसिक, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, ये इतने ही प्लांट हार्मोन हैं, जिसमें से कुछ प्लांट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन कहे जाते हैं। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है। और ग्रोथ को रोकने वाले, वृद्धि को, प्लांट की वृद्धि को रोकने वाले एप्साइसिक एसिड और इथाइलिन है।
एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है। जब पूछे प्लांट हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो एक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन के अलावा अगर कोई हो तो वो प्लांट हार्मोन नहीं होगा। और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो इन पांचों में से जो मिले वो प्लांट हार्मोन होगा। ग्रोथ बढ़ाने वाले जो हैं ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ को रोकने वाले एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है। ओके, सबके अलग अलग चर्चा कर लेते हैं सबकी। यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ फ्रूट राइपनिंग, मतलब फलों को पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, तो इथाइलिन है। फलों को पकने के लिए इथाइलिन है, इथाइलिन याद कर लीजिए। इथाइलिन जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और प्लांट हार्मोन है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। प्लांट हार्मोन है जो फलों को पकने में सहायता करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग की, जब हम लोग आर्टिफिशियली फलों को पकाते हैं तो हम एसिटिलीन का यूज करते हैं। एसिटिलीन हो गई, कैल्शियम कार्बाइड हो गई, इसका इथेफॉन भी हो गया, इसका यूज करते हैं। याद रखिएगा, इथाइलिन और एसिटिलीन में कंफ्यूज नहीं होना। इथाइलिन प्लांट हार्मोन है, गैसियस फॉर्म में होता है। ओके, एसिटिलीन की जब बात करेंगे तो आर्टिफिशियल राइपनिंग, यानी फलों को जब पकाया जाता है आर्टिफिशियली, हम लोग पकाते हैं, इंसान पकाते हैं आर्टिफिशियली, तो एसिटिलीन का यूज करते हैं। इथाइलिन जो होता है प्लांट हार्मोन है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, फलों को पकने में सहायता करता है। ठीक है, द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एसिटिलीन। which hormone is found in gaseous form, इथाइलिन। ओके, इथाइलिन। ओके, ठीक है, एसिटिलीन नहीं। which of the following is a plant hormone, cytokinin? which of the following is a plant hormone, cytokinin? which of the following is a plant hormone, cytokinin? the hormone related to drought tolerance ये महत्वपूर्ण है। एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन है। मतलब अगर कभी क्या होता है कि सूखा वगैरह पड़ जाता है और डिजर्ट वगैरह में उनमें ये पाया जाता है, एब्सिसिक एसिड प्लांट में पाया जाता है कि ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब सूखे की स्थिति में भी पौधे बचे रहते हैं, जिंदा रहते हैं, है ना। ठीक है, तो पत्तियां नहीं निकलती हैं उसमें सिर्फ वही तने वगैरह रह जाते हैं। बाद में जब बारिश वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाती है पानी, तो फिर से हरे हो जाते हैं। हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सेक्रेशन? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जब एक बच्चे को उसकी माँ हक करती है, किस करती है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, हार्मोन लव इसको कहते हैं, कडल हार्मोन भी कहते हैं। ओके, हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन है। ओके, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। विच ग्लैंड सेक्रेट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रेट करती है मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउस एंड बफेलोस टू मेक द मिल्क डिसेंड टू द उडर्स? ओके, यानी कि जो गाय हो गई, भैंसें हो गई, इनके लिए कौन सा हार्मोन लगाते हैं ताकि उनका जब बच्चा नहीं रहता है गाय भैंसों का, तो उसके लिए लगाते हैं कि दूध निकलने लगे, तो ऑक्सीटोसिन होता है, याद रखिएगा। और विच इज़ स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? सबसे छोटी ग्लैंड, ग्रंथि कौन सी है? ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सबसे छोटी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? अभी लेक्चर देख रहे हैं तो अभी कमेंट कर दीजिए, पहले बाद में हम बता देंगे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? तो बाइल जो होता है, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर को कहते हैं जिगर, जिगर का टुकड़ा है हमारा, तो जिगर होता है एक तरह से, वो किचन का काम करता है, हाउस वाइफ होता है जिगर, लीवर। और जब कुछ लोग जो होते हैं, अब जैसे कोई ज़्यादा अल्कोहल वगैरह का यूज कर रहा है, कच्ची शराब पी रहा है, ठर्रा अगर कोई पी रहा है रेगुलर, तो उसका क्या होता है, लीवर धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। लीवर ही क्या करता है कि एल्कोहल वगैरह को मतलब उसको पचाता है शरीर में, लीवर ही वह कार्य करता है, इसीलिए लीवर ख़राब हो जाता है बेचारा। ठीक है, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड वॉमिटिंग?
रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वैलोइंग एंड वॉमिटिंग। तो ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल। जब आप सोते हैं तो ज़्यादा तेज लाइट अनडिजायरेबल मानी जाती है, क्यों? कथन और कारण है। कारण दिए हैं कि इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। ब्राइट लाइट जब होती है, ब्राइट लाइट जब तेज़ लाइट हो, प्रकाश बहुत तेज़ हो आपके रूम में, तो क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज़ कंसिडरेबली इंक्रीज नहीं होता, मेलाटोनिन कम हो जाता है ना। सिर्फ एक सही है, ठीक है, इसीलिए अनडिजायरेबल। अब यहीं बोलते हैं कि ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी कंसिडर इंक्रीज, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तब यह सही हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिटॉक्सीफाई करता है एल्कोहल को, लीवर ही करता है, लीवर। द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, मलेरिया की वजह से स्प्लीन अफेक्ट होता है, स्प्लीन, प्लीहा बोलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह होता है, प्लीहा, स्प्लीन। ओके, यही होता है द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, मलेरिया है ना, स्प्लीन होता है। ठीक है, स्प्लीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें आजकल क्या पिछले कुछ वर्षों से इस टाइप के क्वेश्चनों में आस्की बढ़ चुकी है यूपीपीएससी की, इसलिए इस प्रकार से पूछता है स्टेटमेंट सुमेलित करने के लिए। तो एनीमिया, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी। ग्वाइटर आपको पता ही होगा, घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, विटामिन ए, और बेरी बेरी विटामिन बी की डिफिशियंसी से हो जाता है, बेरी बेरी विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो जाता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अपने आप को तैयार रखिए। यहाँ पर हमने इसको रखा है क्योंकि बड़ा न्यूज़ में था। एंडेमिक किसे कहते हैं? एंडेमिक। अब जैसे बात की जाती है कि रेड सैंडर्स उसको क्या बोलते हैं कि लाल चंदन, पुष्पा रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, है ना। तो वहाँ पर देखे होंगे आप लोग। तो एंडेमिक जब कोई चीज़ वहीं पर पाई जाती हो, जैसे एंडेमिक है उसकी शुरुआत ही वहीं से हो, जैसे वही लाल चंदन की बात हो तो आंध्र प्रदेश में पलानी वगैरह में, पलानी हिल्स वगैरह में पाई जाती है वो रेड सैंडर्स, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया गया, संकटापन्न स्थिति में है वो इस समय। एंडेमिक अ डिजीज रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ। मतलब कुछ एक क्षेत्र पर ही कुछ एक ही क्षेत्र में पाई जाती हो, वहीं से शुरू हो। एपिडेमिक जो होती है, लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज हैपनिंग एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, बहुत तेज़ी से फैल रहा हो। और पैंडेमिक कब होगा? जब पूरे तरीके से फैल जाए, जैसे पैंडेमिक होगा, कोरोना वायरस पैंडेमिक हो रहा था। एपिजूटिक क्या है? अ डिजीज दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन सम पर्टिकुलर रीजन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एपिजूटिक होता है चू एनिमल, ठीक है, एपिजूटिक, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से। यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एन इलनेस that begins when a large amount of nitrates in water is increased by an infant and converted to nitrite by the digestive system. ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिए, आप अभी देखिए अपने हाथ की नसों को देखिए, आपकी हाथ की नसें ब्लू दिख रही होंगी, ब्लू होंगी ना, और रेड तब दिखती हैं। और ब्लू कब होती हैं? जब ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंचा हुआ होता है ना, अशुद्ध रक्त है वह, ठीक है। जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो चमकदार लाल हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। ऑक्सीजन मतलब कि उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे कि जो ब्लड है, ये देखिए नसें आपकी दिख रही हैं ब्लू टाइप की, और वही होता है इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम में। नाइट्रेट की वजह से जो नाइट्राइट बन जाता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के द्वारा, वो क्या करता है? द नाइट्राइट देन रिएक्ट्स विथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म मेट हीमोग्लोबिन विच कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन ही नहीं कर पाता है। ओके, इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेथ हीमोग्लोबिन इज फॉर्म इन द ब्लड, बॉडी टिश्यूज में बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। शरीर के टिश्यू जो होंगे, टिश्यू मतलब ऊतक जो होंगे, डिप्राइव हो जाएंगे ऑक्सीजन से, है ना। कॉजिंग द इम्पैक्ट टू डेवलप अ ब्लू कोलोरेशन ऑफ देयर म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड पॉसिबली डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में ये सब समस्याएं शुरू हो जाएंगी। दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज मेथहीमोग्लोबिनेमिया, मेथहीमोग्लोबिनेमिया ये होता है। ओके, ठीक है। हमने इन्वायरमेंट के लेक्चर में बताया था, तब भी हम इसको पढ़ने में असमर्थ हो रहे थे, लेकिन आप भी पढ़िएगा, यही चीज़ है, समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए नाइट्रेट की वजह से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से क्वेश्चन पूछा 2021 में। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरिड बाय वुमेन अपीयर इन मेन। हीमोफीलिया जो होती है वो महिलाओं के द्वारा कैरी की जाती है, लेकिन पुरुषों में वह दिखाई देती है, महिलाओं में दोबारा नहीं पहुंचती है, पुरुषों में वह लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये है हीमोफीलिया। ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ओके, इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो है कि क्वीन विक्टोरिया में यह पाया गया था, तो इसलिए रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं। Hemophilia is a genetic sex-linked disease in which blood clotting takes a long time in a patient due to lack of thromboplastin protein। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ओके, याद रखिएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा, इसकी कमी हो जाती है हीमोफीलिया में। वुमेन कैरी इट व्हाइल इट अपीयर्स इन मेन बिकॉज मेन हैव अ एक्स क्रोमोसोम बट वुमेन हैव 2। ठीक है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ब्लीडर्स डिजीज़। तो ब्लीडर्स डिजीज़ भी इसको कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज़ विच वॉज फर्स्ट फाउंड इन क्वींस विक्टोरिया, सो इट इज़ आल्सो नोन एज रॉयल हीमोफीलिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हीमोफीलिया इज़ अ हेरिडिटरी डिफेक्ट, हेरिडिटरी, ठीक है, मतलब जेनेटिक डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज सेक्स लिंक्ड रॉयल हीमोफीलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इरिटेबल बावेल सिंड्रोम जो है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कि मतलब माता पिता से अपने बच्चों में नहीं पहुंचता है, तो ये इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है। बाकी डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों जो है जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकेंगे आने वाले समय में, यानी 12 जून को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस, जो टीबी होती है, टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस जो होती है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेई के द्वारा होती है टीबी, बी से बैक्टीरिया, याद रखिए टीबी। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियम। और वहीं हम एड्स की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ना, HIV वायरस जिसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट ही ना। ओके, ठीक है, और यही ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज मॉन्टॉक्स टेस्ट। ओके, मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट आर द TB ब्लड टेस्ट कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगा हमें। ये कुछ डिजीज़ हैं। खैरा होता है जिंक की वजह से, एनीमिया आयरन की वजह से, ग्वाइटर आपने देखा आयोडीन की वजह से, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। ठीक है, हाँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉस्किटो मच्छरों से संबंधित है। ओनली मेल सक्स ब्लड, मेल सक ब्लड नहीं करते हैं, मेल वाले सीधे साधे बेचारे हैं, फलों वलों का रस चूसते हैं, है ना। तो ये मच्छरों में जो महिलाएं हैं मच्छरों की, वो ज़्यादा ओनली फीमेल सक ब्लड, वो दुश्मन है हम इंसानों की जितने जीव जंतु हैं जिसमें ब्लड है उसकी दुश्मन है ना। तो ओनली फीमेल्स जो होती हैं सक करती हैं ब्लड हमारे शरीर से, है ना। फीमेल सक प्लांट जूस, ये जो है कि गलत है। प्लांट जूस सक करते हैं मेल हैव बिगर विंग्स देन फीमेल हैव बिगर विंग्स देन मेल जो होते हैं बेचारे छोटे भी होते हैं, विंग्स भी छोटे होते हैं, लेकिन फीमेल में। तो याद रखिएगा ओनली फीमेल सक ब्लड और फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स मच्छरों में। ओके, ठीक है। मलेरिया होता प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से, पैरासाइट है प्रोटोजोआ ऐसे ही कुछ है, कमेंट कर दीजिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। ओनली फीमेल मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट बर्ड एंड मैमल्स एंड लाइव ऑन देम एज एन एक्टो पैरासाइट। द मेल मॉस्किटोज डू नॉट सक ब्लड, दे सर्वाइव बाई फीडिंग ऑन फ्लावर्स एंड फ्रूट जूस। कितने सीधे साधे लोग हैं, है ना। ठीक है, मेल वाले जो मच्छर हैं। यीस्ट जो होता है, यीस्ट फर्मेंटेशन, किड़वन बोलते हैं, किड़वन हिंदी में ऐसे कुछ लिखते हैं, किड़वन। आइए यहाँ केसिन मिल्क प्रोटीन, हमने बताया केसिन की वजह से क्या होता है, मिल्क वाइट होता है। कैरोटीन प्लस केसिन जब हो जाता है तो मिल्क क्या हो जाता है, थोड़ा सा येलो कलर में। एलोवेरा जो है एंजियोस्पर्म है। और नेफेंथेस मेन मकसद ये था इसको बताना। नेफेंथेस खासियाना एक प्लांट है, आप देखिएगा। नाइट्रोजन की कमी की वजह से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को पकड़ के निपटाते हैं।
यानी पौधे भी जो होते हैं, पिचर प्लांट जो होते हैं, है ना, वो भी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, हमने देखा है। मतलब ऐसे ही उसका इस प्रकार से होते हैं, ऐसे ही उनका मुंह खुला होता है और एक तरह का वो केमिकल भी ऐसा निकालते हैं कि जो भी यहाँ पर जैसे इस प्रकार से रहेंगे और यहाँ पर केमिकल निकालेंगे ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल होगा और कोई भी कीड़ा वगैरह आता है इस केमिकल को सक करता है, जैसे ही वो बैठता है तुरंत इसको बंद कर देते हैं, तुरंत बंद कर देंगे और वहीं फंस जाते हैं बेचारे, उसी मर जाते हैं और पौधे भी खा जाते हैं। नेफेंथस खासियाना मेघालय में पाया जाता है। तो पिचर प्लांट है, ओके, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू। आलू देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हैं, ठीक है, अगले जन्म में देखिएगा। पोटैटो का मतलब आलू। आलू जो होता है ट्यूबर होता है, ट्यूबर, ट्यूबर। पोटैटो ग्रोस अंडरग्राउंड बट द पार्ट वी ईट इज़ नॉट अ रूट। आप अगर ग्रामीण परिवेश से होंगे तो आपको पता होगा कि आलू की जब खुदाई करते हैं तो आलू को जब उखाड़ेंगे आप लोग, खुदाई करेंगे तो जो पोटैटो है वो आलू अलग लगा रहता है, उसके अलावा जड़ें होती हैं आलू में, आलू के पौधे में जड़ें होती हैं। हमने किया है, हमने देखा है, जड़ें होती हैं, तो वो ट्यूबर होता है ना, ट्यूबर होता है। लेकिन ये पोटैटो में जो है कि ये जड़ नहीं होती है, पोटैटो आलू जड़ नहीं होती है, ओके। स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, स्टेम तना है। आलू जो होता है तना है, आलू जो है तना होता है ना, इसको ट्यूबर कहा जाता है। आलू तना है, जड़ नहीं है, ओके, ठीक है। अब बात करें शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना, पोटैटो और जिंगर। गन्ना, पोटैटो, जिंगर की बात करें तो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, है ना। जिंगर हो गया और ये पोटैटो होगा, शुगर केन होगा, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। लेकिन स्वीट पोटैटो जो होता है, मीठा वाला आलू जो होता है, मीठा वाला जो मिलता है उसको उबाल कर खाया जाता है, तो वो जो होता है रूट होती है, वो जड़ होती है, जड़ होती है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो आम जीवन की बातें हैं। साइंस का मतलब ही है आपके आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, है ना, साइंस ही है। आपके शरीर के बारे में अभी देखा गया है, अब हम लोग थोड़ा सा पौधों के बारे में देख रहे हैं, आलू के बारे में देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आलू पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है, ठीक है। द स्टोरेज आर्गन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट अ स्टेम। स्वीट पोटैटो, स्टेम नहीं है, तना नहीं है, ये तो जड़ है, रूट है, ये तो रूट है स्वीट पोटैटो। जिंगर हो गया, केन हो गया, पोटैटो, ये तो क्या है? ये सब मॉडिफाइड स्टेम है। केन मतलब शुगर केन। गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना, है ना। तो गन्ना जो होता है, गन्ने के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पर है और चीनी के भी प्रोडक्शन नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का स्थान है। गन्ने में देखेंगे तो जड़ें होती हैं नीचे, फिर गन्ना ऐसे होता है, ऐसे होता है ना गन्ना। देखे हैं, क्या बताएं हम। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडोर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू गार्लिक में ओडोर जो होती है, ओडोर, गार्लिक यानी वही लहसुन की बात हो रही है। लहसुन में भी आप देखेंगे जड़ें अलग से लगी रहती हैं, है ना। वो स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, तना ही है वो जड़ वाला, वो जो निकलता है लहसुन, है ना, नीचे जड़ लगी होती है, ध्यान दीजिएगा। सल्फर कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसमें तीक्ष्ण गंध आती है। सल्फर कंपाउंड जिसकी वजह से तीक्ष्ण गंध आती है। अभी हम लोगों ने आर्थिकी का लेक्चर देखा था, तो हम लोगों ने, और ये जो अदरक हो गया, हल्दी हो गई, और ये जो लहसुन है, ये उसके अंतर्गत आते हैं, क्या बोलते हैं, मसालों के अंतर्गत आते हैं। तो मसाले के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य है जो नंबर 1 पर है? ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। गार्लिक जो है सल्फर कंपाउंड होता है, उसका नाम है एली मिथाइल सल्फाइड। सल्फर कंपाउंड की वजह से इतनी तीक्ष्णता इतनी उसमें होती है, जैसे लहसुन छू भी देते हैं हाथ से तो उसमें थोड़ा सा आता है उसका असर। और अनियन मतलब प्याज देखे होंगे। प्याज जो है, प्याज में सल्फेनिक एसिड की वजह से आप रोने लगते हैं, हम भी रोने लगते हैं, आप भी रोने लगते हैं। और कहीं एक रूम में बैठ के पूरे घर के लोग बैठे हों तो सबको रुला देते हैं, है ना। तो प्याज में क्या होता है? सल्फेनिक एसिड की वजह से, ओके। डिजर्ट प्लांट हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज, डिजर्ट यानी जो रेगिस्तान वगैरह के प्लांट होते हैं, लंबी उसमें जड़ी पाई जाती हैं। क्यों? रूट ग्रोज इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में जड़ें नीचे तक चली जाते हैं कि मिल जाए पानी थोड़ा, है ना। जैसे आप लोग भविष्य की खोज में लगे हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक चले आए, हमसे भी मिल गए आप लोग, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लांट एडाप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज जीरोफाइट। ड्राई क्लाइमेट में सूखे में होते हैं जीरोफाइट। और डिजर्ट प्लांट आर जनरली सक्यूलेंट होते हैं, सक्यूलेंट, याद रखिए सक्यूलेंट। और प्लांट एडाप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट इज नोन एज जीरोफाइट। प्लांट विच ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल, हेलोफाइट्स कहते हैं उसको, सैलाइन सॉइल में हेलोफाइट उसको कहते हैं, नाम याद रखिए हेलोफाइट, ठीक है। रेडनेस इन एप्पल ड्यू टू
एप्पल जो लाल होता है वो किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन आर द पिगमेंट कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर इन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बहुत से फ्रूट वेजिटेबल में रेड, पर्पल, ब्लू का मेन कारण एंथोसाइनिन होता है। लाइकोपिन की वजह से टमाटर बेचारा लाल हो जाता है ना, लाइकोपिन के कारण। ओके, क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में बदलता है तो हरे टमाटर लाल हो जाते हैं लाइकोपिन के कारण। कैरोटीन की वजह से कैरट जानते हैं? कैरट जानते हैं ना, जानते होंगे। ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन बीट रूट। ज़ैंथोफिल के कारण चुकंदर का कलर होता है। ज़ैंथोफिल, बीट रूट, चुकंदर, है ना, ज़ैंथोफिल के कारण ज़ैंथोफिल। ओके। टोमेटो लाइकोपिन, कैरोटीन कैरट, ओके, और लाइकोपिन टमाटर, और एंथोसाइनिन एप्पल, और पपीता पीला होता है। कैरिक एक्जेंथिन, पपीता बेचारा पीला हो जाता है। कैरिक एक्जेंथिन, पपीता देखे होंगे ना, विटामिन सी पाया जाता है उसमें ज़्यादातर। और पपीता बहुत अच्छी चीज़ है, पपीता खाना चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा अगर रेगुलर पपीता आप खाते हैं। उसी प्रकार से दालों की बात करें तो दालों में मूंग की दाल जो होती है सबसे सुपाच्य होती है ना। दलहनी फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं धरती में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह उसमें वहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अरहर वगैरह भी उसी में, दलहनी में है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र याद रखिएगा। एजोला बायो फर्टिलाइज़र है। एजोला बायो फर्टिलाइज़र है। एजोला जो कि एक्वाटिक फन है, यह है बायो फर्टिलाइज़र है। एक्वाटिक फन विच इज़ यूज एज अ बायो फर्टिलाइज़र, एजोला। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज एज बायो फर्टिलाइज़र। तो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला बायो फर्टिलाइज़र हैं। क्या हैं? बायो फर्टिलाइज़र हैं, जैव उर्वरक हैं। याद रखिए, एजोला, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हैं? बायो फर्टिलाइज़र हैं। विच ऑर्गेनेली इज इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेंस डीएनए। कहाँ पर डीएनए और पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और कुछ मात्रा इसकी क्लोरोप्लास्ट सेल में भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और फ्रेडरिक मीसनर ने इसकी खोज 1869 में की थी, और डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का जो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी खोज की थी। फ्रेडरिक मीसनर 1869 में डीएनए खोजे थे। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का वो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। नो पेन इज़ फेल्ट व्हाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज। पेन नहीं होता है, आपके होता होगा जब आप अपने नाखून कट करते हैं तो चिल्लाते होंगे। नेल्स आर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ डेड सेल्स इन विच देयर इज़ नो ब्लड सर्कुलेशन। कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, जब होता तब आप अपने दांतों से कट कर देते हैं नेल्स, है ना। और बाल में भी नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। अल्फ़ा केराटिन के बने होते हैं, अल्फ़ा केराटिन होता है। ओके। कैरोटीन प्लस केसिन की वजह से जो होता है, कैरोटीन प्लस केसिन की वजह से क्या होता है? येलो कलर होता है दूध का, और सिर्फ केसिन होता है तो वाइट कलर होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। दांत और हड्डी बनने के लिए क्या ज़रूरत है? कैल्शियम और फास्फोरस और फ्लोरीन इसको मजबूती देता है दांतों को। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, याद रखिएगा, कैल्शियम, फास्फोरस। ओके, बोन्स कंटेन्स कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड अदर मिनरल्स बट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कोलेजन। यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स और टीथ, मजबूत करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस की। आयोडीन नहीं, आयोडीन के लिए तो अलग बात है, थायराइड ग्लैंड। ओके, ठीक है, फ्लोरीन याद रखिएगा। अब ये महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेरिब्रम की बात है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। यूपीपीसीएस खेलेगा आपसे स्टेटमेंट देके। सेरिब्रम क्या कार्य है, ऐसे याद रखिए, बस तीन ही याद रखिए, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट परफॉर्म्स हायर फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन। सेरिब्रम क्या करता है? टच करना, देखना, सुनना, बोलना,
पढ़ना, सीखना एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। मतलब पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा सेरिब्रम से ये सब हो रहा है, बोल रहे हैं सेरिब्रम से हो रहा है, आप सुन रहे हैं सेरिब्रम से हो रहा है, ठीक है, सेरिब्रम है। ओके ओके ओके, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज़ द कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस के लिए बैलेंस मेंटेन रखता है सेरिबेलम। और ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम जो आपके शरीर के जो ऑटोमेटिक फंक्शन है, ऑटोमेटिक फंक्शन है, ऑटोमेटिक फंक्शन जैसे आपकी धड़कनें चल रही हैं, धक 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 धक, है ना, धक धक चल रहा है, ब्लड इधर से उधर हो रहा है, ये सब ऑटोमेटिक फंक्शन जो कौन मेंटेन करता है? आप स्लीप की साइकिल होती है आपकी, सर्केडियन रिदम होता है, सर्केडियन रिदम होता है, जो मतलब आप 10 बजे रोज़ सोते हैं तो उसी समय आपको नींद आने लगेगी, है ना, सर्केडियन रिदम होता है, ये सब ब्रेन स्टेम करता है। यानी सेरिब्रम जो करता है मेमोरी से रिलेटेड है, जो पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, टच करना। और सेरिबेलम जो है कि मूवमेंट, जैसे अब हाथ हम मूवमेंट कर रहे हैं, आप हाथ मूवमेंट कर रहे हैं तो मेंटेन पोस्चर और बैलेंस। अब ब्रेन स्टेम जो ऑटोमेटिक फंक्शन के हैं शरीर के आपके, ओके, ठीक है। हाँ, इन ए ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज़ फाउंड इन सेरिब्रम, सेरिब्रम में मेमोरी, सेरिबेलम जो है कि पोस्चर वगैरह बैलेंस के लिए, ब्रेन स्टेम जो है टेम्परेचर वगैरह, हार्ट रेट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वगैरह, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Cerebrum is smaller than cerebellum is smaller than cerebrum. This part of the brain sits at the back of your skull underneath the cerebrum. The hippocampus is the part of cerebrum that deals with memory. Hippocampus is the part of cerebrum that deals with memory. Hippocampus is the part of cerebrum that deals with memory. हिप्पोकैम्पस जो सेरिब्रम का ही पार्ट है जो मेमोरी से डील करता है, डील का मतलब मेमोरी वगैरह सब स्टोर करता है। और हमारी मेमोरी इतना ज़्यादा है, हमारी और इंसानों की, मतलब आपकी मेमोरी इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जितना जाओ स्टोर करते चले जाओ, जितना जाओ स्टोर करते चले जाओ, है ना, जितना कूड़ा कचड़ा, पढ़ाई लिखाई, है ना, सब कुछ स्टोर करते जाओ, गाना गाओ, सब कुछ तो सब स्टोर करता है। हिप्पोकैम्पस डील करता है मेमोरी से, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, याद रखिएगा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नाइदर डिक्रीजेज इन विंटर नॉर इंक्रीजेज इन समर। क्या ऐसा है कि गर्मी के मौसम में आप ठंडे हो जाते हैं, ठंडी के मौसम में गर्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, हमारा टेम्परेचर सेम रहता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, ये याद रखिएगा, जो क्या करता है, थर्मोस्टेट का काम करता है, ये मेंटेन रखता है। द हाइपोथैलेमस फंक्शन अ टाइप ऑफ थर्मोस्टेट फॉर द बॉडी, हाइपोथैलेमस, ओके। हिप्पोकैम्पस जो सेरिब्रम का पार्ट है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर कह रहे हैं, मेमोरी से डील करता है हिप्पोकैम्पस। यहाँ पर जो है कि हाइपोथैलेमस जो थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। आपने देखा सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, हिप्पोकैम्पस के बारे में जाना जो मेमोरी डील करता है, सेरिब्रम का ही पार्ट है। सेरिबेलम के बारे में देखा, पोस्चर बैलेंस वगैरह। ब्रेन स्टेम यानी ऑटोमेटिक फंक्शन जो शरीर के हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमस की बात हो रही, यानी थर्मोस्टेट का काम करता है। द हाइपोथैलेमस फंक्शन एज ए टाइप ऑफ थर्मोस्टेट फॉर द बॉडी। इसके अलावा और कुछ पढ़िएगा ही मत, आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, ठीक, ब्रेन से रिलेटेड। चलिए, हाँ, तो जो लोग यहाँ तक लेक्चर देख रहे हैं उनकी तो मतलब अच्छी बात है। और ब्लड कितना होता है मनुष्य के शरीर में? 5 से 6 लीटर। और 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। 7% ऑफ बॉडी वेट, जितना आपका वजन है उसी के हिसाब से होता है। जैसे आपका वजन है, हम तो मान के चल रहे हैं 110 kg है, 110 kg है, तो यानी इसका 7% आपका जो है ब्लड होगा, है ना। 110 kg है, हमारा वजन है वर्तमान समय में 74 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 74-75 है, ठीक है। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड विद हेल्प द कोड, मतलब कोड गिवन जो दिए गए हैं उसकी वजह से आप बताइए कि कौन से सही है। लिखा है कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में, आरबीसी के बारे में बातें कर रहा है। तो आरबीसी क्या है? दे हैव आयरन। आयरन, आयरन की वजह से ही तो क्या होता है, आयरन की वजह से ही क्या होता है, आयरन पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है ब्लड में। दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। आरबीसी आयरन होता है जो रेड कलर, हीमोग्लोबिन, ओके। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। इम्यूनिटी का काम तो डब्ल्यूबीसी करता है ना। दे आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, है ना, आरबीसी, ओके। ये 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक है। आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी, इरिथ्रोसाइट्स भी, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स भी, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ओके, ठीक है, याद रखिएगा। दे हैव आयरन, प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन, स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट हीमोग्लोबिन,
क्या क्या स्टेट में? इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, सही बात है। इट इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, नो, WBC का काम है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, ये भी सही है। यानी 1, 2 एंड 4 सही हैं, ऐसे स्टेटमेंट देगा। UPPC 16 में दिया है ना। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज़ 120 और 80। 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। 120 सिस्टोलिक्स और डायस्टोलिक 80, 120 सिस्टोलिक डायस्टोलिक 80 होता है, ठीक है। हार्ट बीट और बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। डॉक्टर साहब हाथ में लगा दिए, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, हाथ में बांध देते हैं और उसके बाद ऐसे दबाते हैं, है ना, जैसे वो मतलब जो आइसक्रीम वाले बजाते रहते हैं, उसी प्रकार से ये स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी ब्लड प्रेशर, स्फिग्मोमैनोमीटर मैनोमीटर बीपी। हार्ट बीट के लिए स्टेथोस्कोप डॉक्टर साहब कान में लगा के ऐसे आपके सीने पे चेक करेंगे, पीठ पे चेक करेंगे, धक 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 कर रहा है कि नहीं, तो हार्ट बीट चेक करते हैं, है ना। और हार्ट के लिए होता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG हार्ट के लिए देखते हैं, हार्ट के फंक्शन को देखते हैं। EEG होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है, वो ब्रेन के लिए होता है। ओके। हार्ट बीट स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी ब्लड प्रेशर के लिए 180 क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाँ 120 और 80, 120 को सिस्टोलिक और इसको डायस्टोलिक 80 को, है ना। MM क्या है? ये HG है, मरकरी है, मिलीमीटर नहीं, MM HG है। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ टू डेवलप रेसिस्टेंस टूवर्ड्स डिजीज़। WBC काम क्या है कि मतलब रेसिस्टेंस मतलब कि डिजीज़ कोई बीमारी आए तो उसके लिए लड़ने के लिए ताकत पैदा करना शरीर में। और शरीर ऐसा है कि कुछ भी होता है तो शरीर अपने हिसाब से सही करने के लिए तैयार रहता है। लगे हैं सब कार्य करने के लिए, लोग लगे हुए हैं। खाना खाते ही पाचन शुरू हो जाता है, इधर से HCl आ रहा है, उधर से ये आ रहा है, उधर से लीवर काम कर रहा है, सब लोग लग जाते हैं, है ना। और वैसे ही कहीं पे कट हो जाता है तो तुरंत WBC अपना झोला लेके आ जाता है, तुरंत लगाता है। वो अभी हमने बताया था तो वो लगा देता है। अगर रॉयल हीमोफीलिया वगैरह हुआ है तो क्या होगा कि वहाँ से कट ही नहीं ख़त्म होगा, यानी कि कुछ डिफेक्ट है शरीर में, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो हमारे डॉक्टर साहब आ जाते हैं, तुरंत पट्टी उट्टी कर देते हैं जैसे कि WBC, और उसको रोक देते हैं और कोई बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं खींच के, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं शरीर में। लेकिन ज़्यादा कट वगैरह हो जाता है तो बॉडी नहीं कर पाता है, फिर भी उसको बांध देता है, कर नहीं पाता है बॉडी, तो फिर दिक्कत होती है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा? लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है ये कमेंट करिएगा आप लोग। हमने बताया बहुत अच्छे से, प्लाज्मा वगैरह को पढ़ाया था। प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है, ठीक। द इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू लिम्फोसाइट, ओके। इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट कार्पस्कल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। WBC जब बढ़ जाता है, WBC बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया बीमारी जो होता है, ल्यूकेमिया ब्लड डिसऑर्डर है। ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ कैंसर दैट यूजुअली begins in the bone marrow and result in high numbers of abnormal white blood cells, ज़्यादा संख्या हो जाती। द वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट फुली डेवलप्ड and are called blast or leukemia cells. Symptoms may include bleeding and breathing problems, ठीक है, ये सब होता है। In which part of our body are formed RBC? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती है RBC, अस्थि मज्जा में बनती है, अस्थि मज्जा में, ओके। When there is decrease in concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन जब कम हो जाता है तो ब्रीथिंग जो कि तेज़ हो जाती है ना। चलिए, सांस लेना तेज होता है। तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म। और हमने बहुत चीज़ें अभी रखी है, वो हम आपको दिखाते हैं। रुकिए, हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो आपका समय जाएगा। ये हाँ, तो यहाँ आना था हमें, हम यहाँ पर पहुँच गए, अब ऑन कर दिए। किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है, उसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है ना। पहला घंटा जो होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके चले गए तो तुरंत वो सही हो जाता है, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अब देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, कई बार पूछा गया। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के लिए कोई समस्या नहीं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि, ग्वाइटर जानते ही हैं, ओके। कोबाल्ट हो गया और फास्फोरस, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर से संबंधित है। कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32, यहाँ पर हमने लिखा CP, दिल्ली में है CP, कनॉट प्लेस है, ब्लड कैंसर। याद रखिए,
कोबाल्ट और फास्फोरस, कोबाल्ट 60 फास्फोरस 32 कैनाट प्लेस पर कैंसर का हॉस्पिटल है, जहाँ पर ब्लड कैंसर वहाँ पर सही किया जाता है, ब्लड कैंसर वालों का इलाज किया जाता है। तो याद रखिए CP कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर। आर्सेनिक 74 AT आर्सेनिक 74 ट्यूमर एट आर्सेनिक ट्यूमर। सोडियम रक्त व्यतिक्रम जब होता है तो सोडियम 24 की बात होती है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहीं से घुमा फिरा के पूछेंगे। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि। कोबाल्ट और फास्फोरस, कोबाल्ट 60 फास्फोरस 32 किसके लिए? CP यानी कैनाट प्लेस पे ब्लड कैंसर का हॉस्पिटल, वहाँ पर लोगों का उपचार किया जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। आर्सेनिक 74 AT यानी ट्यूमर की पहचान के लिए। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए, कोई भी समस्या नहीं। और यहाँ तक जो आया है उसका तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क के लिए। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के लिए। EOG ओकुलोग्राफी आँख के लिए। ओ लगा है, आँख गोल है आपकी, ओ लगा है जिसमें EOG इलेक्ट्रो ओकुलोग्राफी आँख के लिए। ECG हार्ट के लिए। और अभी हमने बताया कि स्पिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? स्पिग्नोमैनोमीटर किसके लिए होता है? किसके लिए? BP के लिए। हमने बताया कि एक वो स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप नहीं नाम था ना, ठीक है, तो उसके लिए। EEG मस्तिष्क है, ECG हृदय है और EOG आँख। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों के लिए। ऑडियोग्राम, ऑडियो तो कान की ही बात है, कान के लिए। मैमोग्राम वक्ष के लिए होता है, ब्रेस्ट यानी उसके लिए होता है, तो याद रखिए मैमोग्राम है। मैमोग्राम महिलाओं के लिए होता है, मतलब महिलाओं में इसके द्वारा चेक किया जाता है। वैसे ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है आज की डेट में, कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। BMD बोन मिनरल डेंसिटी की बात करें तो अस्थि हड्डियों के लिए BMD बोन मिनरल डेंसिटी, ओके, ठीक है। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग ग्लेशियर, आइस कप एवं आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। इस जमे हुए भाग को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। तो क्रायोस्फीयर पूछेगा, क्रायोस्फीयर क्या है? जो जमा हुआ भाग है वही क्रायोस्फीयर कहा जाता है, ओके। विश्व में कृषि के विशेष प्रकार हैं, हम सब नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे। ओलिवी कल्चर जो है जैतून की खेती, ऑलिव्स की खेती के लिए। ओलेरी कल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की खेती, पौष्टिक साग सब्जियों की खेती। फ्लोरी फ से फूल, फ से फ्लोरी। AP हनी बी के लिए। सिल्वी वनों के लिए। वर्मी कृषि उत्पादन, केंचुआ अर्थवार्म। मोरी रेशम कीट के लिए। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना उसके लिए है, ठीक है। पोमोलॉजी फल विज्ञान वगैरह। अब बकरी की बात होती है, आजकल आयोग को बड़ा बकरियां पसंद है ना। बकरी के दूध के पोषक तत्व हैं, आयरन गाय की अपेक्षा अधिक होता है बकरी के दूध में। पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बकरी की नस्लें कुछ हैं भारत में, जैसे कि दुधारू नस्लें जमुनापारी, बीटल, ओसामावादी, अरे बाप रे, झकराना, बारबरी, सुरती। मांस के लिए सिरोही, ब्लैक वगैरह वगैरह। ऊन के लिए पश्मीना और चेंगू फेमस हैं। पश्मीना ऊन कहाँ पर प्राप्त किया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये कुछ उसकी प्रजातियां हैं। जमुनापारी आकार में सबसे बड़ी एवं द्विकाजी नस्ल की बकरी है, ये मुख्यतः दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। पश्मीना कश्मीर में बकरी के ऊन हेतु विश्व प्रसिद्ध है, कश्मीर में पश्मीना बता ही दिए। द्विकाजी नस्लें, अब जैसे पूछा जाता है कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी भैंस की नस्ल है, कौन सी बकरी की नस्ल है, कौन सी सूअर की नस्ल है, आयोग बड़ा ध्यान दे रहा है इसमें। तो आयोग पूछ रहा है, एक आध क्वेश्चन जरूर डाल रहा है ना। कई पेपर अभी हुए हैं, उसमें भी हमने देखा इस प्रकार से पूछ रहा है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, टमाटर लाइकोपिन, पपीता कैरिकाक्सिंथिन, गाजर कैरोटीन, हल्दी का रंग और चुकंदर ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल। हल्दी और चुकंदर ज़ैंथोफिल के कारण। अमाशय वगैरह, अमाशय की बात करें तो यहाँ पर अमाशय जो होता है हमारा स्टमक हमारा जो है उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और पेप्सिन, रेनिन, HCl, म्यूकस इसके अंतर्गत आते हैं, ओके, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो हम बता चुके हैं आपको। पूरे तरीके से लेक्चर आप देख सकते हैं जाकर। आपको जो 15-16 लेक्चर 20-20 मिनट के दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, छोटी आंत में। वैसे पाचन तो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है, लार वगैरह जो होती है वहीं से शुरू हो जाता है पाचन, तो कई भाग में है। देखिए छोटी आंत 3 भागों में विभक्त है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम में। अम्लान, अमाशय से यानी अभी स्टमक से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान कायम कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुँचता है जहाँ सबसे पहले यकृत से निकलकर लीवर से निकलकर पित्त रस, बाइल जूस इसमें मिलता है। क्षारी प्रकृति का पित्त रस होता है, इसकी वजह से
पित्त रस कायम को क्षारी बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। बाइल जूस में, पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर में यह स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। ओके, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आकर मिलता है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुँचता है, जहाँ आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थिर विली द्वारा होता है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नाम आएगा बड़ी, यानी बड़ी में पाचन होता होगा, नहीं बबुआ, छोटी आंत में होता है। ठीक है, ओके, जहाँ जल का अवशोषण होता है और कुछ समय के लिए रुका रहता है बड़ी आंत में भोजन, फिर उसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। जो यहाँ पर हमने बताया, स्टमक से आने के बाद छोटी आंत में पहुँचता है भोजन, और छोटी आंत में यकृत से सबसे पहले, छोटी आंत में जब पहुँचता है तो कायम कहलाता है। यकृत से क्या निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस यकृत बनाता है, लीवर बनाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है, क्षारी प्रकृति का होता है, इसमें मिलता है, क्षारी बना देता है। फिर अग्नाशय यानी पैंक्रियास से अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस आता है, आकर कायम में मिल जाता है। इसके पश्चात इलियम में पहुंचता है, और फिर वहाँ पर पाचन होता है, अवशोषण, उसका अवशोषण भी होता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत में पहुंचता है, कुछ देर रुकता है, जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पाचन की बात करें, अब देखिए पित्त रस की हम बात कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। बाइल जूस लीवर से निकलता है, इसको पित्त रस कहते हैं, पित्ताशय में स्टोर रहता है, पीले रंग का हल्का होता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम बायोकैटलिस्ट कोई भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त रस में पित्तवर्धक ये सब पाए जाते हैं। पित्त रस में वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भैया। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, फैट में घुलनशील विटामिन ए डी ई के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। पित्ताशय निकल जाएगा तो फैट का पाचन नहीं होगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। अग्नाशय पैंक्रियाटिक जूस की बात करें, जो पैंक्रियास से निकलता है, ओके, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को पाचन के लिए यहाँ पर एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। पूर्ण पाचक रस बोला जाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंत रस इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, यह हल्के पीले रंग का होता है, क्षारी द्रव होता है। हाँ, यह भी जो है कि किस प्रकार का होता है, अग्नाशय रस भी क्षारी होता है, यह भी क्षारी होता है। अम्ल और क्षार के बारे में जानते होंगे, अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल जो होता है 7 से ऊपर जो होते हैं क्षार अम्ल होते हैं। 7.4 जो होता है ब्लड का पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू हमारे खून की 7.35 से 7.45 तक होती है, 7.35 टू 7.45। UPSSC वगैरह के पेपर में आप इस प्रकार के क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर UPPCS भी पूछ सकता है। तो पीएच वैल्यू, और 0 से 7 के बीच में जो होते हैं वो क्षारी होते हैं, और 0 से ऊपर जो होते हैं वो अम्लीय कहे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, बड़ी आंत की बात करें तो लगभग 5 फीट लंबी होती है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम स्राव नहीं करती है। इसका कार्य केवल बिना पचे भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है, कुछ मिनरल्स का अवशोषण होता है। यकृत की बात करते हैं, यकृत जो 1.5 kg का होता है, 3 पाउंड का होता है। यहाँ पर देखिए पित्ताशय है, ये रहा, और इसी को लीवर, इसी को जिगर का टुकड़ा, इसी को हाउसवाइफ, इसी को जिगर कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है, लीवर है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करता है। ठीक है, और बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह, एंजाइमों का स्रवण, हेपेरिन का स्रवण, लाल रक्तकणों के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करना भी कार्य है लीवर का। पैंक्रियास की बात करें, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि बता दीजिएगा कमेंट करके। अग्नाशय पैंक्रियास की बात करें दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मिक्स्ड ग्लैंड है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है, कई बार पूछा गया है ना। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों है। इंसुलिन और ग्लूकागान नामक हार्मोन का स्राव करती है, आपने देखा ही, आइलेट बीटा वगैरह जो देखें। अब रुधिर वर्ग की बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तीनों आप सर्च करिएगा, कमेंट करिएगा हमसे कि चारों ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर की थी। ठीक है, चारों की खोज की थी। अगर किसी एक की नहीं खोज की है तो किसने की है वो भी कमेंट करिएगा। देखिए क्या होता है, ओ ग्रुप जो होता है सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर।
ए बी जो होता है उसको सर्वग्राही कहा जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबको एक्सेप्ट करता है। उसका रीज़न क्या होता है, देखिए ए एक्सेप्ट करेगा जब उसके परिवार में कोई एंटी नहीं है, यानी कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, है ना। ए बी सर्वग्राही है, सब कुछ ग्रहण कर लेगा, कोई भी ब्लड लेके आओ हम पी जाएंगे, है ना। तो ए बी जो होता है सर्वग्राही है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं और इसमें कोई एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, सर्वदाता है ना, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और बी में एंटीबॉडी बी है, स्मॉल बी में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, ओके। ए बी में एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी कोई नहीं है। जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, बॉडी की बात है कि मतलब शरीर, कोई ऐसा शरीर नहीं है एंटी में, मतलब परिवार में कोई ऐसा नहीं जो एंटी हो जाए, तो इसलिए क्या करता, आओ भैया सब लोग आ जाओ, चले आओ। ओ की बात है, ओ में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी तो है ए बी, ओ में एंटीजन नहीं है, इसलिए सर्वदाता है, ठीक है। चलिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पीयूष ग्रंथि की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ओके। सबसे बड़ी लीवर है, ग्लैंड है, दूसरे नंबर पैंक्रियास जो मिक्स ग्लैंड है, लेकिन सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय के बारे में, पैंक्रियास के बारे में हमने देखा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि है, पूर्ण पाचक रस निकालती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसमें जिंक पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर जो थे, गाय के इंसुलिन से की संपूर्ण रासायनिक संरचना की इन्होंने जानकारी दी थी, गाय के इंसुलिन की। इंसुलिन में अमीनो अम्ल के क्रम की खोज करने के लिए सेंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि जीन की रासायनिक संरचना संबंधी कार्य के लिए 1980 में नोबेल पुरस्कार दोबारा दिया गया। सेंगर प्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया, ठीक है। कुछ जनन अंग की बात कर लें, क्योंकि आयोग का बहुत ध्यान इन जनन अंगों के ऊपर रहता है, वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो नर हार्मोन्स जो होते हैं, मेल हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा। एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स है, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स है। फीमेल हार्मोन्स की बात करें, मादा हार्मोन्स की बात करें तो एस्ट्रोजन्स है, ये एंड्रोजन्स है, ENDRO है, ये क्या है, एस्ट्रोजन्स है और फॉलिकुलर हार्मोन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन्स है, ओके। प्रोजेस्टेशनल और लुटियल हार्मोन भी इसको कहा जाता है, ये भी हैं, याद रखिएगा। प्रोजेस्ट्रॉन भी याद रखिएगा, और आप याद रखिएगा एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पे याद रखिए एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा, और प्रोजेस्ट्रॉन याद रखिएगा, और एस्ट्रोजन्स, यहाँ एंड्रोजन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पर एंड्रोजन्स है, इंड है इसमें लगा हुआ, इंड है ना, इंड होता है इसमें, इंड है, और टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन में, और फीमेल हार्मोन में एस्ट्रोजन्स हैं, फॉलिकुलर हार्मोन भी बोला जाता है, प्रोजेस्टेशनल और लुटियल हार्मोन भी कहते हैं, और इसको एक और नाम है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और हार्मोन है, मतलब ये याद रखिए, और नाम वाम छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लें। एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन पुरुष, महिला वाले एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन, ओके, ठीक है। विटामिन वाला ये चैप्टर आप लोग अब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विटामिन के बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर हो चुके हैं विटामिन के, ठीक है। विटामिन को हॉपकिंस ने कहा था सहायक पोषक, इसकी खोज फंक ने की थी, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा, यहाँ पर आप लोग प्रयास करिए कोई ट्रिक आपको मिल जाए तो याद रखिएगा। और विटामिन B6 के बारे में हम बता देते हैं, सपनों को याद करने के लिए आवश्यक है। B3 को नियासिन, पिलाग्रा वगैरह कहा जाता है, विटामिन PP भी कहा जाता है, ओके, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नाम है साइनोकोबालामिन है। और हमने ये भी बताया के विटामिन में, विटामिन के चोट लगने पर, रुधिर का थक्का न जमने पर अधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन A टोकोफेराल नाम है, जननांग तथा पेशियाँ कमज़ोर, जनन क्षमता की कमी हो जाती है। मूंगफली तेल, गेहूँ, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी वगैरह खाने से सही होते हैं। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन D में परिवर्तित कर देता है, ये त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन D में परिवर्तित कर देता है। आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, आंत के कुछ जीवाणु विटामिन K का भी संश्लेषण करते हैं, स्टेटमेंट था UPPSC 2021 में। B12 और K का संश्लेषण करते हैं आंत के कुछ जीवाणु,
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है। कैसा लगा लेक्चर आपको, यहाँ तक आप पहुँचे अगर हैं तो ज़रूर बताइएगा, जिसकी वजह से हम मोटिवेट हों, और मोटिवेट होंगे तो जल्दी फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी कुछ इसी प्रकार के लेक्चर हम लाने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर करिए, और भी मतलब कि जैसे हाँ, सौरभ ऑफिशियल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।